आज हम चर्चा करेंगे अरस्तु की वैज्ञानिक पद्धति की और अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक क्यों कहा जाता है इसके बारे में। उससे पहले हम अरस्तु का छोटा सा परिचय देखते हैं। कवि कॉलरिज ने कहा था कि प्रत्येक विचारक या तो प्लेटोवादी होता है या अरस्तुवादी होगा, और दूसरे शब्दों में यह भी कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति कभी प्लेटोवादी होता है और कभी अरस्तुवादी होता है ना। इन दो यूनानी महान दार्शनिकों में जो दार्शनिक हैं उनमें गुणों की इतनी व्यापकता है कि एक साधारण व्यक्ति अनजाने ही कभी तो प्लेटो जैसे ऊंची उड़ान भरने लगता है तो कभी अरस्तु की तरह यथार्थ के जगत में आ जाता है। अरस्तु जो थे वह एथेंस के रहने वाले तो नहीं थे, लेकिन उनका जो अधिकांश जीवन था वह एथेंस के अंदर व्यतीत हुआ। उनका जो जन्म था वो 384 ईस्वी पूर्व में एथेंस के नगर स्टेगिरा, जहाँ उनके जो पिता थे वो निकोमेकस मैसिडोनिया के राजा के यहाँ चिकित्सक थे। अरस्तु ने अपने पिता की देखरेख में ही चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया था और पिता की मृत्यु के बाद 366 ईस्वी पूर्व में वे एथेंस चले गए और वहाँ पर उन्होंने प्लेटो की जो ज्ञानपीठ है उसमें प्रवेश ले लिया। परंतु प्लेटो की ज्ञानपीठ का जो सबसे प्रतिभाशाली शिष्य था वह कौन था? अरस्तु ही था। और लोगों को ये विश्वास था कि प्लेटो के बाद जो गुरु का आसन है वो अरस्तु को मिल जाएगा, लेकिन उनके स्थान पर स्पेसिस को वह स्थान मिल गया तो वह हर्मियास के दरबार में वरिष्ठ शाही चिकित्सक बन गए और वहीं पर उनकी बहन से उनका विवाह हो गया। और 342 ईस्वी पूर्व जो हर्मियास थे उनको क्रांति के द्वारा हटा दिया गया, परंतु शीघ्र ही मैसेडोनिया के राजा फिलिप ने उनको अपने बेटे को पढ़ाने के लिए वापस कहाँ बुला लिया? एथेंस में बुला लिया, जहाँ उन्होंने अपनी विद्यापीठ जिसका नाम था लीसियम उसकी स्थापना की। हालांकि एथेंस वाले जो थे उनसे अरस्तु से संतुष्ट नहीं थे। सिकंदर की मृत्यु के बाद है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा उपद्रव हो गया था, है ना, क्रांति टाइप हो गई थी, वो तो नगर छोड़कर वे आ गए और जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। तो अरस्तु को जो है वो प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक भी कहा जाता है। उनकी जो रचना थी उसका नाम था पॉलिटिक्स, और जो रचना का जो प्रारंभ है वही इन शब्दों से होता है कि निरीक्षण से हमें पता चलता है कि इससे एक महान अनुभववादी के रूप में अरस्तु की रचना उजागर होती है। विज्ञान का शब्द निरीक्षण है ना, उसने अपने चिंतन में यथार्थ का वर्णन किया है और कल्पनावादिता को कोई भी स्थान नहीं दिया। हालांकि उनकी जो भाषा थी वह काव्यात्मक थी, जैसा कि ऑकमैन ने कहा भी है कि उनके ग्रंथ पॉलिटिक्स का महानतम गुण यह था कि इसमें वैज्ञानिकी अध्ययन विधि को उन्होंने अपनाया था। और बार्कर ने भी लिखा था कि अरस्तु ने एक वैज्ञानिक की तरह लिखा है और उनके जो ग्रंथ हैं वह क्रमबद्ध है। उन्होंने कल्पना की उड़ान पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उनकी जो बात थी उसमें यथार्थ ज़्यादा था। अरस्तु ने अपने चिंतन में समकालीन तथा जो भूतकालीन राजनीतिक संस्थाएं थी उनका सावधानीपूर्वक पर्यवेक्षण और अध्ययन किया था, है ना, और उनकी जो पद्धति हैं वह विज्ञान की श्रेणी में ही आती हैं। जब विशेष घटनाओं से सामान्य नियम निकाले जाते हैं तो जिस सिद्धांत का नाम लिया जाता है वह सिद्धांत कौन सा है? आगमनात्मक पद्धति है। तो अरस्तु को वैज्ञानिक, राजनीतिक वैज्ञानिक या उनकी जो वैज्ञानिक पद्धति है उसकी चर्चाएं हम कुछ बिंदुओं में करेंगे। जैसे उन्होंने जिस पद्धति को अपनाया था, देखिए उस पद्धति को क्या बोलते हैं? आगमनात्मक पद्धति कहा जाता है। अरस्तु ने राजनीति के अध्ययन में इस पद्धति को स्वीकार किया। जैसा कि बार्कर कहते हैं कि इस अध्ययन विधि का सार था कि निरीक्षण करना तथा संबंधित आंकड़े एकत्रित करना, और इसका उद्देश्य क्या था कि प्रत्येक विचार विषय का कोई सामान्य सिद्धांत खोज निकालना। तो अरस्तु की ये जो आगमनात्मक पद्धति है वो प्लेटो से तो बिल्कुल प्रतिकूल है ही, है ना। प्लेटो न्याय, सत्य, सौंदर्य ऐसे बातों पर ध्यान देते थे, जबकि अरस्तु जो थे वह दृश्यमान जगत के वास्तविक पदार्थों को अपने विचारों का आधार मानते हुए स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने का प्रयास करते थे, है ना। उन्होंने कहा कि आगमनक पद्धति होती क्या है कि जब विशेष घटनाओं के आधार पर सामान्य नियमों की खोज की जाती है, ऐतिहासिक तथ्यों की खोज सापेक्षता और पूर्ण धारणा के आधार पर की जाती है, तो क्या होता है? जो निष्कर्ष निकलते हैं वो वैज्ञानिकता के आधार पर सटीक निष्कर्ष
निकलते हैं, है ना। तो अरस्तु ने अपनी पद्धति के में इस पद्धति के साथ साथ आगमनात्मक पद्धति के साथ साथ ऐतिहासिक व विश्लेषणात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया है। उन्होंने पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया है ना। इसलिए वह स्थूल जो वास्तविक पदार्थ हैं उनको अपना विचार बनाते हैं, उसका आधार बनाते हैं और स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ने की बात करते हैं, है ना। दूसरा हम उनका विश्लेषण देखते हैं कि उन्होंने उद्देश्यपरक पद्धति, है ना, विधि, जिसको टियोलॉजिकल मेथड भी बोलते हैं, उसका उन्होंने प्रयोग किया, उसको उन्होंने अपनाया। इस विधि के अनुसार क्या है कि हर वस्तु जो है उसका अपना विषय और उद्देश्य होता है और उसका जो विकास है उसी के अंदर उसका अस्तित्व छिपा हुआ होता है। हर वस्तु अपने निर्माण की स्थिति में होती है, देखिए निर्माण हो रहा होता है और वह निरंतर किस ओर बढ़ती है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। और ये जो लक्ष्य की ओर बढ़ना है वही एक तरह से क्या होता है, उसका विकास होता है ना। वो जो जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रही है इसका मतलब वो अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रही है, तो उसमें उसकी स्पष्टता और सत्यता की जो प्रकृति है वो नजर आती है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में भी ऐसा ही विचार दिया कि परिवार जैसी सीमित संख्या में, है ना, अपने उद्देश्य की ओर गतिमान होकर किसका निर्माण किया, राज्य का निर्माण किया। परिवार बहुत एक छोटी संस्था है, लेकिन इस सीमित संस्था का उद्देश्य क्या था, गतिमान होकर एक राज्य का निर्माण करना। तो वह यही कहते हैं कि स्थूल से सूक्ष्म से स्थूल की ओर, है ना। उन्होंने सीमित संख्या के अंदर एक परिवार का उदाहरण देते हुए बताया कि जब परिवार इकट्ठे होते हैं तो फिर किसका निर्माण होता है, राज्य का निर्माण होता है। उन्होंने अपनी वैज्ञानिक पद्धति में एक चीज़ को और अपनाया जिसको बोलते हैं एनालॉजिकल मेथड, सादृश्यवाची पद्धति, कि प्लेटो के समान अरस्तु ने भी क्या किया है, सादृश्यों का उपयोग अपने विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति के कारण किया था। अरस्तु ने प्राणी जगत और चिकित्सा विज्ञान से ये सादृश्य खोज निकाले थे। पॉलिटिक्स में अनेक स्थानों पर वह राजनीतिक कला की चिकित्सा की कला से तुलना करते हैं, है ना। जो राजनीतिक कला है उसकी चिकित्सा की कला से तुलना करते हैं। और प्लेटो की भांति अरस्तु ने भी सादृश्यों का प्रयोग अपने विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति के कारण किया था। चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन से ही उसकी विचारधारा बनी है कि प्रत्येक प्रकार के अतीतों को छोड़कर हमें सुनहरे अध्ययन का अनुसरण करना चाहिए। ऐसे ही वह एनालिटिक मेथड को अपनाते हैं, विश्लेषणात्मक विधि उन्होंने अपनाई है कि अरस्तु ने अपने दर्शन में इस विधि का भी उपयोग किया है और इस पद्धति में किसी विषय या वस्तु के निर्माणकारी अंगों को अलग करके उनकी जांच की जाती है ना। निर्माणकारी जो अंग हैं उनको अलग करके उसकी जांच की जाती है और उसके बाद एक नियम बनाया जाता है। तो अरस्तु ने राज्य के निर्माण और स्वभाव का अध्ययन करने के लिए राज्य के महत्वपूर्ण आधार स्तंभ कौन कौन से, परिवार एवं ग्रामों का विश्लेषण किया। उसी के आधार पर उन्होंने बताया कि राज्य का निर्माण कैसे होगा, है ना। ये विश्लेषणात्मक अध्ययनी पद्धति को उन्होंने अपनाया और उसने राज्य के जो प्रमुख स्तंभ अंग नागरिकों के संदर्भ में भी इसको प्रस्तुत किया और बताया कि उसने जीवन के संदर्भ में कि भाई वास्तविकता को हम प्रकाश में लाते हैं तो उसके 3 भाग होते हैं। कैसे वास्तविकता सामने आती है, पौष्टिकता के आधार पर, संवेदनशीलता के आधार पर और बौद्धिकता के आधार पर, है ना। उन्होंने अपने वैज्ञानिक अध्ययन के अंदर राजनीतिक शास्त्र और नीति शास्त्र में भी अंतर किया, है ना। वह एक प्रथम राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने राजनीतिक शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक करते हुए राजनीतिक शास्त्र को स्वतंत्रता प्रदान की है। अरस्तु ने राजनीतिक शास्त्र और नीति शास्त्र में अंतर किया है और कहा है कि नीति शास्त्र उद्देश्य से है जबकि राजनीतिक शास्त्र का संबंध उन साधनों से है जिनके द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है ना। कि राजनीतिक शास्त्र का संबंध तो केवल उन साधनों से है जिनके द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है और नीति शास्त्र का संबंध उद्देश्य से है। उन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जाएगा उसके लिए हमको राजनीतिक शास्त्र का सहारा लेना पड़ेगा। तो उन्होंने राजनीतिक शास्त्र और नीति शास्त्र के अंदर भी अंतर बताया। उनकी वैज्ञानिक पद्धति को हम उनके यथार्थवादी चिंतन के अंदर भी देख सकते हैं। देखिए, अरस्तु ने का चिंतन जो था वो वैज्ञानिक पद्धति पर टिका हुआ है, क्योंकि उसने सर्वप्रथम राजनीतिक पर व्यवहारिक दृष्टिकोण से और यथार्थवादिता से चिंतन किया है और यथार्थवादी चिंतन की वजह से ही उनको वैज्ञानिक श्रेणी में लिया जाता है। उसने सदैव मध्यम मार्ग को अपनाया है। उन्होंने कहा कि अतिवादिता बहुत ज़्यादा भी बेकार है, बहुत कम भी बेकार है, उन्होंने हमेशा
मध्यम मार्ग को अपनाया है। जैसा कि कैटलिन ने कहा है कि कन्फ्यूशियस के बाद अरस्तु सामान्य ज्ञान और मध्यम मार्ग का सबसे बड़ा विचारक है ना। अरस्तु ने कहा है कि विकास के मार्ग की सबसे बड़ी जो बाधा है वह क्या है? अवरोध और संतुलन है। अवरोध व संतुलन अतिवादिता के कारण उत्पन्न होते हैं, अधिक होने के कारण उत्पन्न होते हैं। तो राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक असंतुलन भी किसके कारण होते हैं? अतिवादिता के कारण होते हैं। अतः असंतुलन का वैज्ञानिक उपचार प्लेटो ने क्या बताया? मध्यम मार्ग, कि मध्यम मार्ग को अपनाया जाना चाहिए, है ना। अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता के बारे में भी अपने संपूर्ण सर्वोच्च विचार प्रस्तुत किए। और अरस्तु बुद्धि और विवेक के स्थान पर परंपरागत नियमों व कानून की श्रेष्ठता में विश्वास करता है। अरस्तु एक ऐसे सर्वोच्च विज्ञान की खोज करना चाहता है जो राज्यों को अच्छे से अच्छा बना सके। ऐसे शास्त्र की वह रचना करना चाहता है जिसमें निर्धारित नियमों की पालना पर आदर्श राज्य का निर्माण हो सके। और वह कानून की सर्वोच्चता, कानून के शासन की अनिवार्यता में विश्वास करता है। और यही कारण है कि इसी आधार पर उसे संविधानवाद का पिता भी कहा जाता है। तो आप ये देखिए कि उन्होंने वैज्ञानिकता के पुट को लेते हुए अपने इन सब कार्यों को कहा। और इसीलिए मैक्सी ने उन्हें कहा है कि वे प्रथम जो है राजनीतिक वैज्ञानिक थे। उनकी अरस्तु को राजनीतिक वैज्ञानिक इसलिए भी कहा जाता है कि उसने पहली बार राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र में आगमनात्मक, जैसा कि अभी अपन ने देखा ही था, आगमनात्मक पद्धति को अपनाया था, है ना। ऐतिहासिक तथ्यों की खोज उन्होंने निष्पक्ष रूप से की थी। और आप देखिए कि उसमें वैज्ञानिकता का समावेश था। कैसे? अरस्तु ने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके राज्य के को जो सिद्धांत हैं राज्य के, उन सिद्धांतों को सारगर्भित एक निष्कर्ष निकाला था, है ना। उन्होंने उन राज्य के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और निष्कर्ष निकाला 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद। तो प्लेटो ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र का एक अंग माना, लेकिन अरस्तु का प्रथम राजनीतिक चिंतन था जिसमें राजनीतिक शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग करके स्वतंत्र स्थान प्रदान किया गया, है ना। और राजनीतिक शास्त्र को और नीति शास्त्र को उन्होंने अलग किया था। अरस्तु के चिंतन में ही प्रथम बार यथार्थवादी व व्यवहारिक दृष्टिकोण प्राप्त हुआ है। उसने सदैव मध्यम मार्ग का अनुसरण किया है। अरस्तु ने कहा है कि विकास करना है तो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। असंतुलन हमेशा विकास के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा है। असंतुलन, है ना, अति के कारण उत्पन्न होता है। साम्यवाद, निरंकुशता, आंगिक समानता, ये सभी क्या हैं? अतिवादिता का ही भाग हैं। उसने अपने चिंतन में सदैव ही अधिक असंतुलन को समाप्त करने का प्रयास किया और इसका एक वैज्ञानिक उपचार किया गया। अरस्तु ने सबसे पहले राज्य के पूर्ण सिद्धांत का सैद्धांतिक वर्णन किया है और राज्य का जन्म, उसका विकास, संविधान की रचना, है ना, सरकार के निर्माण, नागरिकता, कानून की सर्वोच्चता, क्रांति आदि इन विषयों पर विस्तार से व्याख्या की है। और यह एक ऐसा अध्ययन है जिसमें क्रमबद्धता पाई जाती है जो कि हमको प्लेटो के दर्शन में नहीं मिलती। हम विज्ञान की अगर परिभाषा देखें तो विज्ञान की परिभाषा क्या है कि तथ्यों का क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। तो अरस्तु ने इन सब का क्रमबद्ध अध्ययन किया था। बार्कर ने कहा है कि अरस्तु के विचार आधुनिकतम हैं। भले ही अरस्तु का राज्य केवल एक नगर राज्य ही रहा है, परंतु वह प्रथम राजनीतिक चिंतक था जिसने कहा है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और उसका एक कथन आज भी प्रासंगिक है। और अरस्तु ने संविधानों का जो तुलनात्मक अध्ययन किया है वो इतना विस्तृत है कि और कहीं भी हमको देखने को नहीं मिलता। अरस्तु को संविधानवाद का पिता भी हम इसीलिए कहते हैं। और लाइसियम जो उनकी संस्था थी में इसका उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया है। संविधानों का आधुनिक अध्ययन राजनीति विज्ञान का एक प्रमुख विषय है और संपूर्ण राजनीतिक शास्त्र इस वजह से अरस्तु का ऋणी है। अरस्तु ने ही सर्वप्रथम नागरिकता की व्याख्या की है जो राजनीति शास्त्र के लिए बहुत सहायक है। आज भी नागरिकता की हम बात करते हैं ना, तो उन्होंने नागरिकता की व्याख्या की है। और नागरिकता संबंधी जो अरस्तु का विचार है उनकी एक
मौलिक देन है। अरस्तु ने, हमने अभी देखा ही था कि कानून की सर्वोच्चता की बात भी की है उन्होंने, है ना। तो वैज्ञानिक संप्रभुता की व्याख्या भी अरस्तु के आधार पर बेंथम, हॉब्स, ऑस्टिन और लास्की ने, सबसे पहले वैज्ञानिक संप्रभुता की व्याख्या अरस्तु के द्वारा की गई थी। उसके बाद बेंथम, हॉब्स, ऑस्टिन और लास्की ने इसकी धारणा हमको बताई थी। अरस्तु ने सरकार के तीनों अंग, नीति निर्धारक वर्तमान व्यवस्थापिका, प्रशासकीय वर्तमान कार्यपालिका और न्यायिक जो वर्तमान न्यायपालिका है ना, इनका भी निरूपण किया था। और शासकीय अंगों में कैसा संगठन होना चाहिए, शक्तियों का बंटवारा कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी उन्होंने बताया था। तो विशेष बात यह है कि तत्कालीन यूनानी और पूर्ववर्ती रोमन विचारधारा पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा। अरस्तु ने सिकंदर को उपदेश दिया था कि वह यूनानियों पर नेता के रूप में तथा बर्बर जाति पर स्वामी के रूप में शासन करे। वह नगर राज्य का प्रबल समर्थक था, है ना। तो बोधा ने राज्य सिद्धांत व लॉक का उत्तरदायी शासन, अरस्तु का शक्ति पृथक्करण व अवरोध व संतुलन का सिद्धांत, हीगल और ग्रीन के राजनीतिक विचारों में अरस्तु का जो प्रभाव है, जो सिद्धांत हीगल ने, बोधा ने, ग्रीन ने जो दिए थे, उसमें अरस्तु का जो प्रभाव है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। राजनीति विज्ञान के ऐतिहासिक तथा समाजशास्त्रीय विवेचन के लिए उसका जो दर्शन है वह अमूल्य ज्ञान है। वर्तमान राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में कोई भी अध्ययन जब तक पूरा नहीं कहा जा सकता जब तक कि पृष्ठभूमि के रूप में अरस्तु के विचार दर्शन को न समझा जाए। अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था। उसने राजनीतिक विज्ञान को पूर्ण विज्ञान का सम्मान प्रदान किया। वह व्यवहारिक व यथार्थवादी दार्शनिक था जिसने राजनीति को नीतिशास्त्र से अलग उसे एक स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान किया। अरस्तु को राजनीतिक चिंतन का शुभारंभ करने वाला, राजनीति विज्ञान का पिता तथा राजनीतिक शास्त्र का प्रथम वैज्ञानिक कहा जाता है। उसका मध्यम वर्गीय दृष्टिकोण आधुनिक उदारवादिता का जन्मदाता कहा जाता है।